हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारे आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करता है। हम टेक्स्ट बुक्स वाली डेफिनेशन से थोड़ा बाहर निकलकर बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर हमारी इकोनॉमी काम कैसे करती है, कहाँ सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रही है और सबसे बड़ा राज कि आखिर ये जॉब्स कहाँ छिपी हुई हैं या कहीं गायब ही तो नहीं हो गई। लेट्स फाइंड आउट। ओके, चलिए इस रोड मैप पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। आज हम कवर करेंगे द 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स, उसके बाद काउंटिंग जीडीपी एंड इंटरडिपेंडेंस, फिर हम आएंगे द ग्रेट एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी पर, नेक्स्ट है क्रिएटिंग जॉब्स एंड एमजीएनआरईजीए, फिर देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और आखिर में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ओनरशिप। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल सोचते हैं। इंडियन इकोनॉमी का असली बॉस कौन है? मतलब कौन सा सेक्टर इसको ट्रूली चलाता है? सुनने में लगता है कि जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, राइट? पर सच्चाई एक्चुअली काफी सरप्राइजेस और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स। ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसे एक बहुत ही बेसिक टोमेटो टू केचप वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर। जब हम नेचर का यूज करके फार्म में टमाटर उगाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग। अब उन्हीं टमाटरों को फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करके केचप बनाया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और आखिर में टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। केचप को ट्रक्स में लोड करके ट्रांसपोर्ट करके दुकान तक पहुंचाना। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये लोग एक्चुअल फिजिकल गुड्स नहीं बना रहे बल्कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तीनों सेक्टर्स आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, काउंटिंग जीडीपी एंड इंटरडिपेंडेंस। अब देखते हैं कि किसी भी देश की एक्चुअल वेल्थ को मेजर कैसे किया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही हेवी टर्म की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। अब इस पूरी डेफिनेशन में एक वर्ड एब्सोल्युटली क्रूशियल है और वो है फाइनल। हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही काउंट करते हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए। देखिए, अगर हम फार्मर के 5 रुपए के टमाटर और फैक्ट्री के 50 रुपए के केचप दोनों को जोड़ लें तो कैलकुलेशन पूरी तरह गलत हो जाएगी, क्योंकि उस केचप के प्राइस में टमाटर की कॉस्ट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो तीनों सेक्टर्स की बस फाइनल वैल्यू का टोटल कर लीजिए। ठीक वही हमारे देश की जीडीपी है। नाउ सेक्शन 3, द ग्रेट एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी। ये एक्चुअली हमारे आज के एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मिस्ट्री है। अगर हम सिर्फ वेल्थ जनरेशन की बात करें तो टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर अनडिस्प्यूटेड किंग है। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। ये हमारे जीडीपी का लगभग 67% जनरेट करता है। लिटरली इकोनॉमी का असली इंजन अभी यही सर्विस सेक्टर बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% के आसपास है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 14% ला रहा है, वही हमारे वर्कफोर्स के सबसे बड़े हिस्से करीब 44% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? सर्विस सेक्टर पैसा बनाने में तो सबसे आगे निकल गया, पर जब बात आती है नई जॉब्स क्रिएट करने की, वो उतना आगे नहीं है। तो एक बहुत ही ग्लेरिंग क्वेश्चन सामने आता है। अगर देश का लगभग सारा पैसा टर्शरी सेक्टर में बन रहा है, तो देश की इतनी बड़ी आबादी अभी भी प्राइमरी सेक्टर में क्यों अटकी हुई है? इसका सीधा सा और थोड़ा कड़वा रीजन ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ने सिंपली इनफ जॉब्स क्रिएट ही नहीं किए हैं। और इससे पैदा होती है एक ऐसी इनविजिबल प्रॉब्लम जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। एक छोटे से फैमिली फार्म का एग्जाम्पल लेते हैं। एक जमीन का टुकड़ा है जहां रियलिस्टिकली सिर्फ 3 लोगों के काम की जरूरत है, लेकिन फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो पांचों वहीं खेत में काम कर रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि हाँ भाई, सब एम्प्लॉयड हैं, पर सोचिए अगर उनमें से 2 लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो फार्म की प्रोडक्शन पर लिटरली कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हैं। दे आर बेसिकली अंडर एम्प्लॉयड, बस दिखने में लग रहा है कि काम कर रहे हैं। सेक्शन 4, क्रिएटिंग जॉब्स और एमजीएनआरईजीए। आखिर इस इतने बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, जॉब्स हवा में तो बनेंगी नहीं, राइट? उनके लिए सिस्टम में प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल चेंजेस चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करें, जैसे नए कैनाल्स और डैम्स बनाएं, तो कंस्ट्रक्शन में ऑटोमेटिकली बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। रूरल रोड्स और कोल्ड स्टोरेज बनने से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा
और एजुकेशन, हेल्थ या टूरिज्म तो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां लिटरली लाखों नए रियल जॉब्स क्रिएट करने का मैसिव पोटेंशियल है। पर जब लोगों को इमीडिएटली काम की जरूरत होती है तो तब गवर्नमेंट क्या करती है? ये 100 दिन का नंबर ब्रिलियंटली MGNREGA स्कीम को इलस्ट्रेट करता है। 2005 में आया ये कानून रूरल हाउसहोल्ड्स को हर साल कम से कम 100 दिन के पेड वर्क की स्ट्रिक्ट लीगल गारंटी देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये राइट टू वर्क की दिशा में बहुत बड़ा स्टेप है। और सबसे खास बात, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो उन्हें लीगली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ता है। कमिंग टू सेक्शन 5, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। यहां हम सिर्फ इस पर फोकस नहीं करेंगे कि कितने लोग काम करते हैं, बल्कि उनकी डेली वर्किंग कंडीशंस आखिर कैसी हैं। चलिए 2 अलग लोगों की स्टोरी देखते हैं। एक तरफ कांता है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। उसकी कंपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, सारे गवर्नमेंट लॉज फॉलो होते हैं, ऑफिस आने जाने के आज फिक्स्ड हैं, उसको प्रॉपर पेड लीव्स मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक सॉलिड जॉब सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ हम कमाल की सिचुएशन देखते हैं जो एक लोकल छोटी दुकान पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। उसके ना तो वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, छुट्टी लेने पर सीधा उसकी डेली वेज कट जाती है और ना ही उसके पास कोई पेंशन या जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई भी सेफ्टी नेट है। और ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है। देश की एक बहुत ही बड़ी आबादी इसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। ये लोग इकोनॉमिकली और सोशली हाईली वल्नरेबल होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर अचानक से कोई फैक्ट्री बंद हो जाए तो उन वर्कर्स को सड़कों पे ठेला लगाना पड़ जाता है। इन सभी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और फार्म लेबरर्स को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की डेस्परेटली जरूरत है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ओनरशिप। आखिर इन एसेट्स को ओन कौन करता है? यहां हम बेसिकली 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक साइड में हमारा पब्लिक सेक्टर है जहां ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे कि इंडियन रेलवेज या हमारा पोस्ट ऑफिस। इनका मेन मोटिव किसी भी तरह प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विस होता है। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर। यहां ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, जैसे रिलायंस या टाटा, और इनका प्योरली मेन ड्राइविंग फोर्स होता है प्रॉफिट जनरेशन। तो यहां एक वैलिड सवाल ये भी आता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? पॉइंट ये है कि कुछ पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पूरे समाज के लिए एब्सोल्युटली फंडामेंटल और जरूरी होती हैं, जैसे बड़े डैम्स बनाना या हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइंस बिछाना। इन सब प्रोजेक्ट्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर एक रीजनेबल कॉस्ट पर आम जनता को प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन जैसी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव पर नहीं छोड़ा जा सकता। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतना जरूरी हो जाता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने के बाद एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है, क्या हमारे इस मैसिव वर्कफोर्स को उनकी मेहनत की एक्चुअल ट्रू वैल्यू कभी मिल पाएगी, या फिर मिलियंस ऑफ लोग इस प्रोग्रेस की चमक के पीछे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के साए में ही दब कर रह जाएंगे? अगली बार जब भी हमारे आसपास कोई भी छोटी या बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो तो हमें डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि ये आखिर किस सेक्टर का हिस्सा है। वी रियली होप कि इस एक्सप्लेनर से हम सबको इंडियन इकोनॉमी के इस मिसिंग जॉब्स मिस्ट्री का ये पूरा पजल अच्छे से समझ आ गया होगा।